Hi friends, this is Khan and welcome to Khan IAS PCS Academy. Friends, जून 2023 का जो SPD आया है, यानी एक मंथ एडवांस होता है, इसमें जो करंट है अप्रैल मंथ का, उसका आज सार संग्रह देखेंगे SPD बुक से, यानी लाइन बाय लाइन देखेंगे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रीलिम्स के लिए, क्या मेंस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम में कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। पहले देखेंगे दिमासा एक्चुअली है क्या ये, उसके अलावा सीमा समझौता देखेंगे किसके किसके बीच, तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। उसके अलावा जो हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसे मिला, किसे छीन लिया गया है, उसको देखेंगे। बाघ गणना रिपोर्ट जो 2022 में आया है, जो कि 4 वर्ष पे अब था, इसको देखना है। एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को देखना है। साथ ही साथ जो चीता है, अलग अलग चीता कहाँ से आया, इसको देखेंगे। ये सब मोटे मोटे चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय परिदृश्य में देखना है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है कि दिमासा एक्चुअली है क्या ये। दिमासा तो असम में एक उग्रवादी संगठन है, ठीक है। दिमासा क्या है, तो असम का एक उग्रवादी संगठन है। आपके लिए इसमें काम का क्या चीज़ है, तो ये पूछा जा सकता है कि दिमासा का संबंध किस राज्य से है, तो दिमासा का संबंध जो है असम राज्य से है। यह है क्या, एक उग्रवादी संगठन है। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, इसका चर्चा में रहने का कारण है एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। सवाल है किसके किसके बीच, तो चलिए देखते हैं। दिमासा क्या एक उग्रवादी संगठन है, ठीक है। यानी दिमासा है क्या, तो नेशनल लिबरेशन आर्मी। क्या है दिमासा, क्या है दिमासा, नेशनल लिबरेशन आर्मी है, ठीक है। और इसी का एक संगठन है, काउंसिल है कौन, तो दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल। क्या है, दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल। केंद्र और राज्य सरकार तथा दिमासा सुप्रीम काउंसिल के बीच एक त्रिपक्षीय ट्राइपैड संबंध समझौता हुआ है, ठीक है। जिससे क्या होगा, तो असम में जो उग्रवादी संगठन था वो अपना क्या करेगा, उपद्रव करना कम कर देगा या समाप्त कर देगा। इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाया, तो चूँकि ये जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है और लॉ एंड ऑर्डर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो होम मिनिस्ट्री, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह। उसके अलावा जो हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, इसने ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उसके अलावा इसमें और आपके लिए काम की क्या है, तो काम की यह है कि ये जो दिमासा है ये कहाँ पर संबंधित है, असम के जो दिमा हसाओ जिला है वहाँ पर ये सक्रिय रूप से कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके लिए और काम की क्या चीज़ है, तो चलिए देखते हैं। तो जो मोदी जी का 2024 का विजन है कि जो पूर्वोत्तर राज्य शांति हो, उसमें ये भूमिका निभा सकता है। ये मेंस के लिए पॉइंट है। नेक्स्ट एक और चीज़ है आपके लिए जिसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो इसमें जो भी आत्म समर्पण कर देगा, यानी जो हथियार डाल देगा, उसके लिए उसके स्वर्णिम विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार, कौन, केंद्र और राज्य सरकार क्या करेगा, अगले 5 वर्षों के लिए 5500 करोड़ रुपया पैकेज के तौर पे देगा, ठीक है। दोनों देगा कितना, 5500 करोड़, केंद्र और राज्य सरकार। तो नेक्स्ट खबर क्या है, नेक्स्ट खबर है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो सीमा विवाद था उसको हल कर लिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। सवाल है ये विवाद कब से शुरू है, तो ये विवाद 1970 से शुरू है। कब से, 1970 से, ठीक है। देखते हैं पहले तो ये विवाद है समाप्त कर लिया गया। समझौता कब हुआ है, तो समझौता हस्ताक्षर हुआ है वो कब हुआ है, तो 20 अप्रैल को हुआ, ठीक है। और दोनों राज्य के बीच कितने किलोमीटर का सीमा लगभग सटता है, तो लगभग 700 किलोमीटर दोनों राज्य के बीच सीमा है। अगर आपको मैप याद हो इस तरह से, तो ये असम है और ये अरुणाचल प्रदेश, असम चूँकि अंदर है, ये टोटल कितना है, 700 किलोमीटर का है। जो विवाद लगभग समाप्त है। जो हेमंत बिश्व शर्मा असम का मुख्यमंत्री है, वही अगर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कौन है, तो पेमा खांडू, ठीक है। इसमें भी केंद्रीय भूमिका निभाया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी आपको कमेंट करके बताना है, जो किरण रिजिजू है उसको कानून मंत्री से हटा दिया गया है, तो उसके स्थान पर कौन आया है। इसमें और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये जो विवाद है 1972 से चल रहा था, अब जाके ये खत्म हुआ। और इसमें एक कमेटी भी बना था, कमेटी कौन था, तो लोकल कमेटी के रिपोर्ट 1972 कमीशन रिपोर्ट आया था 1972 में, तब से ही विवाद चल रहा था, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें और एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो नेशनल पार्टी की संख्या कितना हो गया है,
तो जो नेशनल पार्टी है उसकी संख्या हो गया है 6। कितने पार्टी हो गया? 6। पहले ये देख लेते हैं आम आदमी की स्थिति देख लेते हैं। तो आम आदमी को दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में यानी 4 राज्य में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला और इसी को आधार बना के उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। कब मिला? तो 10 अप्रैल को। कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है। और आपको जो एक चीज़ और यहाँ पे मार्केबल पॉइंट है, आपको मार्क करना है, कन्फ्यूजन हो सकता है कि 3 पार्टी को, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी वाला है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये जो दीपंकर भट्टाचार्य वाला है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार वाला है, महाराष्ट्र वाला है, इस तीनों पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा वापस ले लिया गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, चूँकि कम्युनिस्ट का ये प्रथम पार्टी है, इसका गठन 1925 में हुआ था। ये पार्टी को भी राष्ट्रीय दर्जा को वापस ले लिया गया और इसी से जो टूट के, इसी से डिवीजन होकर जो पार्टी बना था CPM, ये कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPM, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा के रूप में है। तो ये अगर कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, अगर ये पॉइंट्स दे दे एग्जाम में तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि CPI है या CPM है। एक्चुअली जो मेन पार्टी था CPI, उसको राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस खत्म कर दिया गया, लेकिन उसी के टूट के 1964 में जो ये बना था CPM यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसको पार्टी का दर्जा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। इस पॉइंट को आप मार्क कर ले फ्रेंड्स। बाकी ओवरऑल 6 राष्ट्रीय पार्टी है। कौन कौन है? एक तो BJP है, दूसरा कांग्रेस है, तीसरा वही CPM, चौथा जो नॉर्थ ईस्ट का एक पार्टी है नेशनल पीपुल्स फ्रंट, नेशनल पीपुल्स पार्टी, उसको है। उसके अलावा BSP, चूँकि BSP को भी लेके आपको डाउट हो सकता है कि है या नहीं, लेकिन BSP भी है। और आखिर जो बना है आम आदमी पार्टी। ये 6 राष्ट्रीय पार्टी है। और इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट पार्टी है? तो जो NCP है, राकपा वाला यानी शरद पार्टी वाला, शरद पवार वाला, वो केवल और केवल महाराष्ट्र में ही राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रह गया। जबकि CPI की बात करें तो अभी भी 3 स्टेट में है। कौन कौन है? केरल, मणिपुर और तमिलनाडु। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है और कन्फ्यूजन भी हो सकता है। नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं इसी में। अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसको मिलता है, ये पॉलिटी में हम लोग देखेंगे। अब है बाघ गणना रिपोर्ट, बाघ गणना रिपोर्ट 2022। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था, जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसका 50 वर्ष पूरा हो गया। कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को। 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट हुआ था और 2023 में इसका 50 वर्ष पूरा हो गया। ठीक है, अब इससे संबंधित जो फैक्ट है वो देखते हैं। जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसके 50 वर्ष पूरे होने पे उपलक्ष्य में एक स्मरण उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के उपलक्ष्य में ये कब मनाया गया था? तो 9 अप्रैल को। कब? 9 अप्रैल को। और इस बार का जो बाघ गणना रिपोर्ट था, ये कितने नंबर का था? तो ये 5वां नंबर का था। कितने नंबर का था? तो 5वां नंबर का था। और ये ठीक है, अनुमान जारी किसके द्वारा किया गया? अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट, ये 5वां था। और ये जो सारांश है, रिपोर्ट जारी किसने की है? तो माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, 2022 में। अब बाघों की संख्या कितना है टोटल? तो बाघों की संख्या है 3167। कितना है? 3167। अब देखिए, आपको याद कैसे रखना है? तो 3200 में 33 कम, 3200 में 33 कम। कितना है? तो 3200 में 33 कम है टोटल संख्या। ये 2018 में आया था, चूँकि 4 वर्ष पे आता है, उससे कितना ज़्यादा है? तो उससे ज़्यादा कितना है? तो 200। कितना ज़्यादा है? 200। ठीक है, यानी कितना परसेंट इंक्रीज किया है? तो लगभग 7%। अगर एग्जैक्ट डेटा की बात की जाए तो 6.97% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब सवाल है कि पहली बार बाघ गणना कब हुआ था? तो जो पहली बार हुआ था वो 2006 में हुआ था। उसमें बाघों की संख्या कितना था? तो 1411। अंतिम 5वां रिपोर्ट आया है 2022 में 3167 यानी 3200 में 33 कम। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में एक और फैक्ट है इसी से रिलेटेड। ना जब ये जो मोदी जी इसको उद्घाटन कर रहे थे, यानी सारांश प्रस्तुत कर रहे थे, तो उसी पे एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये क्या है? IBC है। ये है क्या? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। एक्चुअली ये है क्या? तो जो बड़ी बिल्ली है उसके 7 प्रजाति को संरक्षण के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया, ये अलायंस स्टार्ट किया गया है। कितने? 7 प्रजाति है। अब कौन कौन सी प्रजाति है इसको भी देखेंगे डिटेल, बट अभी बाघ गणना रिपोर्ट पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है नेशनल
टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बाघों की राज्यवार स्थिति अभी जारी नहीं किया, यानी कितना कितना है अलग अलग स्टेट का जारी नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो बिहार में 51 जो डेटा है, मतलब टोटल नहीं लेकिन किसी किसी राज्य का जारी किया है, जिसमें से बिहार में 51 है, यानी शुभ अंक कितना है 51 शुभ अंक है जो बिहार के हाथे आया है, ठीक है। अब देखिए जब टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था यानी 1973 में, तो बाघों की संख्या कितना था कुल, तो 263, कितना था 263, जबकि बाघ संरक्षित क्षेत्र यानी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन कितना था, तो संख्या 9 था, और वर्तमान में कितना है तो 53, यानी 9 था और अभी कितना हो गया है 53, ठीक है। और यानी लगभग कितना गुना 263 से 3167 हो गया है, लगभग कितना गुना वृद्धि हुआ, लगभग 12 गुना इसमें वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज़ और फैक्ट है कि आज़ादी अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष में बाघ की संख्या भारत में कितना है, तो लगभग पूरे दुनिया का 75% कहाँ पर है, तो भारत में। पिछला इससे पहले कितना था, तो पिछले बार 70% था, यानी 5% ओवरऑल इंक्रीज यहाँ भी किया है। कुछ और फैक्ट है, तो पहला जो टाइगर रिजर्व था कौन था, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, वो कब हुआ था, प्रथम फेज में हुआ था यानी 1973-74 में। उसके अलावा प्रथम फेज में टोटल 9 था, उसके अलावा एक और मेघालय, ठीक है, यहाँ तक मेघालय तक आया था। उसके अलावा जैसे स्पेसिफिक राज्य स्टेट की बात की जाए, जैसे इसमें अगर बिहार की चर्चा करना चाहें तो बिहार में, उससे पहले उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन स्पेशली हम बिहार के यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। इसके साथ साथ आपको PDF भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा एज इट इज़, तो आप वहाँ से टेलीग्राम लेके फोटो कॉपी भी करा सकते हैं। तो बिहार में कौन था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, और ये कब घोषित किया गया है, तो 1989 एंड 90 यानी 1989 एंड 90 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आखिर कौन है, तो आखिर है उत्तर प्रदेश का, कौन सा है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ का है, उत्तर प्रदेश, 2022 में इसे घोषित किया, जो नंबर का स्थान पे बात करें तो 53 है। नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, ये हुआ था, ये मोदी जी इसका घोषणा किया। इसमें टोटल 7 प्रजाति है, कितना है टोटल 7 प्रजाति है, कौन कौन है, तो सबसे पहले देख लीजिए बाघ है, उसके बाद शेर है, उसके बाद तेंदुआ है, और फिर हिम तेंदुआ है। यहाँ पर आपको मार्क क्या करना है, तेंदुआ 2 तरह है, अगर एग्जाम में अगर आप कन्फ्यूजन हो सकता है, इसके लिए आपको मार्क करना है, तेंदुआ भी है और हिम तेंदुआ भी है, साथ ही साथ पूमा है, जगुआर है और चीता भी है। चूँकि चीता भी अभी आया है तो ये ऑप्शन दे सकता है, तो आपको इसको भी मार्क करना है। नेक्स्ट कुछ फैक्ट है जिसको आपको देखने की जरूरत है, जैसे कि विश्व बाघ दिवस पर एक कार्यक्रम जारी किया गया था 2019 में एशिया में, ठीक है। ये जो IBCA आया था एक्चुअली 2019 में इसकी परिकल्पना किया गया था, उसके बाद से मोदी जी के आह्वान पर यह इनिशिएटिव लिया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जैसे आपको देखना है, जैसे एक सेकंड फ्रेंड, यह है कि अगर भूमि की बात करें पूरे विश्व का केवल 2.4% ही भारत के पास भूभाग है, लेकिन जो जैव विविधता है ना उसका 8% भारत में, यानी मतलब डाइवर्सिटी के मामले में काफ़ी इंडिया रिच है। और यही इसीलिए भारत के जो 4 भारत में हॉट स्पॉट भी मिलता है, भारत और आसपास के देशों में 4 हॉट स्पॉट भी मिलता है, ठीक है। अब कुछ फैक्ट है, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रेंज वाला देश है कौन, भारत। 30,000 हाथियों का, मतलब भारत में 30,000 हाथी है, और दुनिया का सबसे बड़ा एशिया एलिफेंट का रेंज भी है, और पूरे दुनिया का 60% हाथी भारत में मिलता है, कितना 60%। इसके अलावा एक सिंग वाला गेंडा की बात करें तो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है भारत, वन सिंग राइनो वाला। उसके अलावा एशियाई शेर के मामले में बात की जाए तो भारत एकमात्र देश है जहां एशिया का शेर मिलता है, और इसकी संख्या की बात की जाए तो 2015 में 525 था, वही 20 में बढ़कर 675 हो गया है। नेक्स्ट फैक्ट चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, चीता चूँकि आजकल खबरों में है, इसे देखते हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, चूँकि ये तो कई 2-3 वर्ष से खबर में, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो जो प्रथम जो आया था, प्रथम चीता खेप जो आया था वो कहाँ से आया था, नामीबिया से। कितना चीता था, 8 चीता, ठीक है। उसमें से एक का मृत्यु हो गया, और कहाँ रखा गया था, तो कुनू नेशनल पार्क में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, जो दूसरा खेप आया है चीता का वो दक्षिण अफ्रीका से आया है, इसमें कितना चीता था, इसमें से 12 चीता था, ठीक है। इसमें से भी एक चीता ने दम तोड़ दिया है, ये इंपॉर्टेंट था, इसको भी। और
रखा कहाँ गया है? तो कुनू नेशनल पार्क में। और पर्यावरण मंत्री कौन है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री तो भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, एक फैक्ट है जिसको देख लेना है, जैसे कि भारत में जो अंतिम चीता था वो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में था और वो 1947 में ही उसका समाप्त हो गया। यानी भारत में चीता की समाप्ति कब हो गया? 1947। लेकिन सवाल यह है, जब चीता 1947 में खत्म हो गया था, फिर 1952 में इसको क्यों विलुप्त घोषित किया गया? एक्चुअली होता क्या है, किसी को भी विलुप्त घोषित करने के लिए 5 साल का समय देखा जाता है। यानी 5 साल तक जो अंतिम जो चीता है या कोई भी जानवर है या पक्षी है या फिर पौधा है, अगर अंतिम विलुप्त के बाद अगर 5 साल तक भी उसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है तो उसे घोषित क्या कर जाता है, उसे मतलब विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। यही वजह था कि 47 में तो समाप्त हुआ, लेकिन 5 साल बाद उसे अंतिम रूप से घोषित किया गया था। ठीक है, चीता आया था मोदी जी के जन्म उत्सव पे और रखा कहाँ गया था? कुनू नेशनल पार्क। नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है छत्तीसगढ़ में, बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल हैं। नेक्स्ट जो आपके लिए है, चलिए देखते हैं उसको। हाँ, कुछ घरेलू मतलब क्रिकेट से है, तो क्रिकेटर है, उसको कुछ प्रमोशन मिला है महिला क्रिकेटर को। देखिए देखते हैं, चलिए कौन कौन सा है। तो यानी महिला क्रिकेटर के किसी भी खिलाड़ी को A+ श्रेणी में नहीं रखा गया है, चूँकि A+ में रहने से ज़्यादा रुपया मिलता है, इस बार भी उसको किसी को नहीं रखा गया है। ठीक है, लेकिन A श्रेणी में 3 खिलाड़ी है, ठीक है, B श्रेणी में 5 खिलाड़ी है और श्रेणी तथा 9 को श्रेणी C में रखा गया है। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं बस एक बार देख लिया जाए। A श्रेणी को सिर्फ देख लीजिए, तो A श्रेणी में कौन कौन है? तो हरमनप्रीत कौर है, श्रेणी A में दूसरा खिलाड़ी स्मृति मंधाना है और तीसरा जो है दीप्ति शर्मा है। बाकी को देखना क्या है, बाकी आप देख सकते हैं, PDF आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी हिट करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ खेल है उसमें क्या हुआ ना, उसकी राशि में वृद्धि कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि रणजी ट्रॉफी पहले मिलता था विजेता को 2 करोड़, लेकिन अब कर दिया गया 5 करोड़, उप विजेता को 3 करोड़ 3 करोड़। उसी तरह से विजय हजारे ट्रॉफी है, कौन? विजय हजारे ट्रॉफी पहले मिलता था 30 लाख, लेकिन अब कर दिया गया 1 करोड़। बाकी भी है जिसे आप PDF से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो सीनियर 1 दिवसीय क्रिकेट है महिला के लिए, उसमें पहले मिलता था 6 लाख राशि, अब कर दिया गया 50 लाख, उप विजेता को 25 लाख। वही T20 ट्रॉफी की बात की जाए, पहले मिलता था 5 लाख, अब मिलता है 40 लाख। नेक्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। फ्रेंड्स इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, सब पढ़ के फिर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट खबर है उसको निकाला जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट एंड चैनल को शेयर भी करें। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं आपके लिए क्या क्या खबर जो काम का हो। तो एक तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगह का, यानी 11 जगह का चीन ने अपना नामाकरण कर लिया अपने देश पे, जिसको भारत सरकार ने विरोध किया। उसके अलावा ये खबर 2020 से ही चल रहा है, गलवान घाटी को लेकर वार्ता आज भी जारी है। उसके अलावा जर्मनी में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र था उसको बंद कर दिया गया। उसके अलावा फिनलैंड को नाटो का दर्जा दिया गया। उसके अलावा एक ऑपरेशन चलाया गया सूडान में, वो क्या था वो देखना है। और SCO का जो भारत अध्यक्षता कर रहा है तो उसको देखना है। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। पहला है चीन। इसमें खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो जो चीन ने क्या किया है, भारत के 11 स्थल को तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बताकर, दक्षिणी हिस्सा का नाम क्या है ये पूछा जा सकता है। कौन सा इलाका है? जगनांग जो तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बोलता है चीन, उसको अपने नामकरण कर दिया। हालांकि भारत सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया, प्रतिक्रिया स्वरूप चीन ने भी इसका विरोध किया। दूसरा खबर क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट, कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है, तो अरिंदम वगाची है। ये यूपी का किसी एग्जाम में पूछा गया था हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट खबर क्या आपके लिए, तो भारत और चीन के बीच जो 18वां दौर का वार्ता हुआ, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है ये, क्योंकि ये बात पिछले 2 साल से 2022 से ही चल रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो गलवान घाटी में हुआ था उसी को बातचीत के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो वार्ता हुआ था चुशुल मोल्दो में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ इसी और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ये जो वार्ता हुआ था ये मीटिंग पॉइंट हुआ था। ठीक है, इसमें जो इसका नेतृत्व कौन किया था, फायर एंड फ्यूरी कॉप्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रसीम वाली ने किया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट, अगर आप BPSC की इंटरव्यू देना चाहते हैं ना, BPSC इंटरव्यू के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। मेरे से भी ये सवाल पूछा गया था 64 इंटरव्यू में, यानी 64 में मेरे से एक सवाल इससे रिलेटेड था।
उस समय चूंकि बात वार्ता 11वां दौर का वार्ता था, 10वां दौर का और 11वां दौर का वार्ता हो रहा था, तो मेरे से यही सवाल पूछा गया था, तो वो बताएंगे इंटरव्यूज में, आप जरूर आपसे मिलेंगे, आप बने रहे चैनल पे। नेक्स्ट है, जर्मनी ने अपने अंतिम 3 जो परमाणु संयंत्र है उसको बंद कर लिया। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि अभी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यानी ग्रीन ऊर्जा के लिए कई देश परमाणु ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जर्मनी एकमात्र ऐसा देश है जो अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को बंद कर दिया है। तो कितने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अंतिम रूप से था, तो 3 था, उसको बंद कर दिया गया। और ये पिछले 60 वर्षों से ये कार्यक्रम चला, 6 दशक से कार्यक्रम चला था। आपके लिए इंपॉर्टेंट यही था। दूसरा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि जापान में एक घटना हुआ था, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र, चूँकि ये वहाँ पे भूकंप आ गया था, इसके वजह से हो गया था, तो ये घटना उसके अलावा अभी है, जैसे चेरनोबिल है, या फिर जो ये कुछ इंपॉर्टेंट इतिहास के घटना जो मैच द फॉलोइंग करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब एक चीज़ और है कि जो जर्मनी है उसका कोशिश है कि 2035 तक पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा में शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट है फिनलैंड। फिनलैंड चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि ये नाटो का सदस्य बना है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो फिनलैंड है नाटो कितने नंबर का सदस्य बना है, तो 31वां बना है। कितना, 31वां। यानी नाटो है एक्चुअली क्या, तो नाटो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसका गठन कब हुआ था, तो पहले नाटो का जो चेयरपर्सन है, महासचिव कौन है, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। कौन है, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग है, ठीक है। और गठन नाटो गठन कब हुआ है, तो पहले बात तो शामिल कब हुआ नाटो में फिनलैंड, तो 4 अप्रैल को। और 4 अप्रैल को ही नाटो का गठन हुआ था, कब, 1949 में। कब हुआ, 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स में। उसके अलावा नाटो फिनलैंड एक्चुअली क्यों इसको नाटो में जाना पड़ा, इसका सीमा लगता है रूस से, और रूस चूँकि अभी यूक्रेन पे हमला कर दिया है, इसकी वजह से ये टेंशन में आ गया था। और आखिर नाटो में कोई क्यों जाना चाहता है, तो नाटो का एक जो संधि है वो आर्टिकल इसका 4 का है, नाटो का आर्टिकल जो 4 है उसमें ये बातें कहा गया है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य पे हमला होता है तो ये माना जाएगा कि नाटो के सभी देशों पे हमला हुआ है, ठीक है। और एक और इसका मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नाटो के सदस्य बनने के लिए नाटो के जितने सदस्य हैं, जैसे मान लीजिए अभी 31 सदस्य है, जब तक सभी सदस्य इसको स्वीकृति नहीं दे देगा तब तक कोई दूसरा सदस्य इसमें शामिल नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क करना है इस लाइन को कि नाटो तो सैन्य संगठन तो सबको पता है, ठीक है, आपको भी पता है कि नाटो सैन्य संगठन है, लेकिन इसके अलावा नाटो राजनीतिक यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के तौर पे भी काम करता है, यानी पॉलिटिकल संस्था के रूप में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर के रूप में भी नाटो सदस्य के तौर पे सदस्य को काम करता है। यानी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैन्य संगठन तो सबको पता है, लेकिन राजनीतिक संगठन भी ये है, ये आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। और कुछ देखते हैं, नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है, फिनलैंड है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट और क्या है, तो एक जो है भूटान के नरेश जो है वो भारत के दौरा पर आया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो भूटान नरेश का नाम क्या है, तो नाम जो है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो आपको सिर्फ वांगचुक याद रखना है, क्या नाम है, GKN, ठीक है, GK और वांगचुक, इतना नाम याद रखते काम चल जाएगा। ये भूटान नरेश है। चलिए आया ये क्यों था, अभी ये इंटरव्यू में हो सकता है। तो भूटान ने पहली बार जो भारत का जो विदेश नीति है इससे इतर अपना रखा है। एक्चुअली जो इलाका था ये डोकलाम वाला, तो डोकलाम जो इलाका था उस पर यह बोला कि चीन भी साझेदार है, इसी को लेके ये विवाद आ गया था, इसी को परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। ये उसका जो नरेश था वो भारत आया था। दूसरा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, तो भूटान का प्रधानमंत्री कौन है, लोटे सेरिंग। कौन है, लोटे सेरिंग। आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना ही है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इसमें है कि जब नरेश आता है तो हर कोई आता है, तो राजघाट पे जाता है, ये भी गया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो भारत वहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे अभी भी भारत में जैसे पंचवर्षीय योजना तो बंद हो गया है, लेकिन भूटान में आज भी पंचवर्षीय योजना चालू है। तो एक सवाल था CDPO में कि जैसे कि हैदराबाद कहाँ पर स्थित है, तो पहला ऑप्शन पे ही भारत था और सब भारत के साथ गया, लेकिन जो जानता था हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। इसी तरह से आपको ये बात ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि पंचवर्षीय योजना किन किन देशों में चालू था या चालू मतलब चालू है या चालू था, तो भारत में था, अभी है नहीं, और अभी भूटान में है। साथ ही साथ ये रसिया में भी था, क्योंकि रसिया मॉडल से ही प्रभावित था। इस चीज़ को भी आपको रखना है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है
कि भारत भूटान के बीच जो सीधा रेल संपर्क है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो कोकराझार से गलेफू तक है। साथ ही साथ एक चेक पोस्ट भी बनाया जा रहा है, पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया जा रहा है कहाँ पे, तो जया गांव में। कहाँ पे, जया गांव में। नेक्स्ट, सूडान, यानी सूडान में क्या हो रहा है, गृह युद्ध। लेकिन आपके लिए खबर क्या है, तो पहली बात सूडान है कहाँ का, तो सूडान जो है अफ्रीकी देश है, ठीक है। उसके अलावा जो वहाँ का नेतृत्व किस करता कौन था, अब्देल फतेह अल बुरहान था, ठीक है। उसके बाद इसका राजधानी कहाँ है, तो खार्तूम, ठीक है। तीसरा खबर जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे कौन सा अभियान के माध्यम से भारत लाया गया फंसे वहाँ को, तो जो अभियान था ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी था। और अभी जस्ट यूक्रेन से कौन अभियान के थ्रू भारत लाया गया है, तो यूक्रेन से आया था ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा के माध्यम से भारत में यूक्रेन में फंसे भारतीय को लाया गया था। नेक्स्ट है एससीओ, रक्षा मंत्री का सम्मेलन भारत में हो रहा है। चूंकि आपके लिए खबर क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, 2023 में एससीओ की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, ठीक है। इसमें सदस्य देश कितना है, तो 8 है, ठीक है। कौन कौन है देख लीजिए, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसके अतिरिक्त पाकिस्तान भी है। लेकिन पाकिस्तान जो रक्षा मंत्री को उसमें वर्चुअल तरीके से शामिल हुआ था। और 2 पर्यवेक्षक भी है, कौन कौन, बेलारूस और ईरान। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर फ्रेंड्स मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, इस तरह से शब्द को यूज क्या कीजिए, जैसे दृष्टिकोण, प्रदृश्य, अवलोकन या प्रदुभाव, इस तरह से, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या आर्थिक परिदृश्य में क्या है। बैंकों द्वारा जारी किए विभिन्न रेट है, जैसे कि रेपो रेट, तो 2023 की स्थिति के अनुसार क्या है, तो 6.5% है। याद करना फ्रेंड्स जी नहीं, बस सुन लेना है। फिर रिवर्स रेपो रेट, ये चूँकि कम होता है, तो 3.35% है। STF यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, ये कितना है, 6.25% है। लेकिन ये आपको याद कर लेना है, कौन, MSF, ये क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये क्या है, ये भी है 6.75। और बैंक रेट कितना है, 6.75। उसके अलावा CRR 4.5 है, यानी कैश रिजर्व रेशियो कितना है, 4.5 है। जबकि SLR यानी स्टैंडिंग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो शाब्दिक तरलता अनुपात, ये कितना है, 18%। क्योंकि इसको आपको मार्क कर लेना, ये इसमें चेंजिंग बहुत कम आता है। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 1 दिसंबर के अंत तक भारत में विदेशी ऋण भार किस तरह से। फ्रेंड्स ये आप हमेशा अगर इस तरह से क्वेश्चन डेट देखा कीजिए, ऐसे दिसंबर ही बैक टू बैक बीपीएससी में तो दिसंबर करके ही पूछा है, लेकिन आपको डेट देखना है। देखते हैं आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये टेबल दिया गया, उसमें से देखते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, पहले तो ये देख लीजिए कि कुल विदेशी ऋण 2022 के अनुसार कितना है। जो कुल विदेशी ऋण जो है वो 613.1 अरब डॉलर, कितना है, 613.1 अरब डॉलर, ठीक है। जिसमें से लॉन्ग टाइम दीर्घकालिक ऋण कितना है, तो सर्वाधिक है 483.9 अरब डॉलर, बस। नेक्स्ट ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी, लेकिन मेंस के लिए भी। जैसे कि 1991 में जब LPG मॉडल आया था, उस समय भारत पे कितना ऋण था, तो 83.8, ये मेंस में, ये करोड़ में है। तो आप मेंस में इसको मेंशन कर सकते हैं कंपेयर करके। और अभी कितना है, तो 613.1, ठीक है। उसके अलावा अगर परसेंटेज में बात की जाए तो कितना है, अल्पकालिक ऋण का अंश कितना है, शॉर्ट टर्म का, पहले परसेंटेज में देख लिया जाए तो कितना है, तो 28.3%, अभी कितना है, 19.1%, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि 2022-23 में भारत में वस्तुगत निर्यात में 6% की वृद्धि और आयात में 16% की वृद्धि। देखिए ये तो खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ओवरऑल निर्यात की बात की जाए, जिसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों हो, तो लक्ष्य से अधिक है। यानी इंपॉर्टेंट है कि जो टारगेट था उससे अधिक है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। टारगेट कितना था, 750 अरब डॉलर, जबकि हो कितना गया है, 770.18 अरब डॉलर। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि टारगेट से अधिक मिला है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो ओवरऑल विदेशी व्यापार में जो बात की जाए वही चीज़ आंकड़ा रिपीटेशन है। तो चलिए आगे देखते हैं। में जो कुल निर्यात हुआ है वो कितना था, तो 770.18 अरब डॉलर है। जबकि आयात क्या हुआ है, हल्के निर्यात इतना वो फिर भी वृद्धि में है, लेकिन आयात की बात करें, आयात है 892.1
8 अरब डॉलर अनुमानित किया गया। ठीक है, इसका मतलब अभी भी भारत व्यापार घाटे की स्थिति में है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये आई थिंक 68 प्रीलिम्स में था। 68 प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि व्यापार घाटा कितना है। व्यापार घाटा कितना है? 122 अरब डॉलर। कितना? 122 अरब डॉलर। ठीक है, अब इसको कुछ जो टेबल है उसमें देख लेते हैं क्या स्थिति है। कह रहा है जो व्यापार है अलग अलग, ये स्थिति है मार्च 2022 की तुलना में 23 की स्थिति देखते हैं। तो जो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति की बात करें तो ठीक है कितना है? तो 509.61 यानी घटा है इसमें भी। ठीक है, जबकि कुल कितना है? टोटल है मतलब 578.449%। ठीक है, जबकि 2022 में ये 600 प्लस पर चला गया था, जो पहली बार हिस्ट्री में, इतिहास में पहली बार 600 अरब डॉलर के पार चला गया था। लेकिन ये घट के कितना आ गया है? 578। तो इसमें कमी आया है कितना? 28.86 अरब डॉलर। ये व्यापार, वस्तु और व्यापार की बात की जाए ओवरऑल, ठीक है, तो जैसे कि एक्सपोर्ट हुआ टोटल कितना? 770.18, इम्पोर्ट्स हुआ 892 टोटल इतना हो गया, और व्यापार घाटा यानी 122 अरब डॉलर हो गया। ठीक है, वही अगर वस्तुगत व्यापार की बात करें, वस्तु में यानी वस्तु की बात की जाए तो कितना है? टोटल हुआ है इसमें भी 266.78 अरब का घटा हुआ है, मतलब व्यापार शेष रहा है आयात निर्यात के वस्तु में। ठीक है, शेष रहा है यहाँ पे। जबकि सेवा की बात की जाए तो भारत हमेशा सेवा में प्लस रहता है, क्योंकि हम लोग सर्विस ज़्यादा, मतलब भारतीय इंजीनियर या डॉक्टर पेशावर भारत ज़्यादा जाता है अलग देशों में, इसलिए हमेशा सेवा में प्लस रहता है। सेवा में कितना हुआ था टोटल? निर्यात हुआ है 322.72। ठीक है, और जबकि आयात हुआ है 177.94, यानी सेवा में 144.78 अरब डॉलर का प्लस रहा। हमेशा भारत सेवा में प्लस ही रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना, और ये पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट में भी पूछा गया था, और दूसरा पर चीन बना हुआ है। फ्रेंड्स, ये अमेरिका इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाल ही में भारत अमेरिका संबंध बेहतर हुआ, बताइए। तो आप ये बता सकते हैं कि जो व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा अमेरिका व्यापारिक भागीदार बना है। इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या क्या आंकड़े कुछ देख लेते हैं। तो आंकड़े ये कह रहा है यानी कह रहा है कि वाणिज्य और उद्योग में अंतिम जो आंकड़े हैं उसके अनुसार द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो 128.55 अरब डॉलर का रहा, जबकि चीन के साथ 113.83 का रहा। ठीक है, तो 28 अरब डॉलर के साथ अमेरिका व्यापार में अगर हम निर्यात की बात की जाए, भारत कितना निर्यात किया? 78.31 अरब डॉलर। 70.31 अरब डॉलर क्या क्या भारत निर्यात करता है, जबकि आयात करता है 50.24 अरब डॉलर। यानी भारत व्यापार अधिशेष यानी सरप्लस व्यापार रहा कितना? तो 28.07 अरब डॉलर। ये फ्रेंड्स अगर आप नहीं पढ़े रहिएगा तो आपको गेस करने में दिक्कत होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से बाहर है। अमेरिका को हम लोग ज़्यादा सप्लाई करते हैं और कम हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इसलिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ आंकड़ा है, देख लेते हैं उसको भी। बजट में इसकी घोषणा किया गया था, इसलिए इसकी महत्ता ज़्यादा है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 23-24 के बजट में इसको प्रस्तुत कर दिया। कौन सा योजना है? योजना का नाम है महिला सम्मान बचत पत्र योजना। क्या है? महिला सम्मान बचत पत्र योजना। इसका इंग्लिश में भी नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट नाम दिया गया। ठीक है, इसकी क्या खासियत है? इसमें महिला और बालिका दोनों, ठीक है, ये महिला का ऐसा नहीं, बालिका नहीं, केवल महिला और अथवा बालिकाएं, लड़कियां ही मतलब इसमें अभिभावक हो सकता है। ठीक है, अधिकतम ये 2 वर्ष के लिए है, और न्यूनतम इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा 1000 और मैक्सिमम 2 लाख तक आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसका अवधि कब से कब तक है? तो मार्च 2025 तक ही इसका अवधि है। नेक्स्ट खबर देखते हैं, रक्षा निर्यात। यहाँ क्या देख रहे हैं? तो जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसमें भी उच्चतर स्तर पर है। सवाल है किससे उच्चतर स्तर पर है? तो इसका जो तुलना किया गया था सबसे पहले, तो पहले देख लीजिए 22-23 में देश के रक्षा निर्यात में 15,920 करोड़ का रहा, जो अब तक का सर्वाधिक उच्चतर स्तर पर, चूंकि ये अभी तक का मैक्सिमम पर है इसलिए इसकी संभावना बन जाता है। 2016 की बात किया जाए तो 6 वर्ष में 2016 में था 1500, मान लीजिए 1500 करोड़, तो यानी लगभग 10 गुना इसमें क्या हुआ? वृद्धि हुआ है पिछले 6 वर्ष में। ठीक है, दूसरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी लॉजिस्टिक निष्पादन
इंडेक्स में भारत के सुधार की स्थिति की बात की जाए, ये आकलन 2023 के लिए है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और टॉप पर कौन है, इसको टेबल में देखते हैं। उत्पादन इंडेक्स में टॉप पर कौन है, सिंगापुर, और इसका स्कोर कितना है 4.3। उस दूसरा स्थान पर फिनलैंड, तीसरा स्थान पर डेनमार्क। और जो रैंक थर्ड है ना, इस पे 4 देश है। कौन कौन है देख लीजिए, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड्स एंड स्विट्जरलैंड, यानी 4 देश है रैंक थर्ड पे। अब भारत का स्थान क्या है, इसको भी देखते हैं। अफगानिस्तान और लीबिया दोनों 138वें स्थान पर है और 1.9 स्कोर के साथ। भारत की बात की जाए तो भारत का स्थान जो है वो 38 है, और पॉइंट की बात करें 3.4 है। और ये हमसे बेहतर एक स्थान कौन है, मतलब चीन का है जो 3.7 के साथ है। उसके अलावा भारत के बेहतर कोई नहीं है। अन्य देश की बात की जाए तो अन्य देश हमको देखने की जरूरत नहीं है। टोटल कितना देश था, 139। कितना देश था, 139। ठीक है। 10 प्रमुख आयात निर्यात अनंतिम आंकड़े, ये मतलब पीसीएस एंड यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है। जो टॉप पर कौन है उत्पाद में, कौन सा उत्पाद है ये, निर्यात में। निर्यात पे टॉप पर कौन है, इंजीनियरिंग गुड्स, और इसका डॉलर कितना है, 107। ठीक है। उसके अलावा दूसरा पर पेट्रोलियम उत्पाद है, तीसरा पे जेम्स एंड ज्वेलरी है, यानी रत्न आभूषण है, चौथा पर ऑर्गेनिक एंड है। लेकिन पांचवा आपको मार्क करने वाली बात है, क्योंकि आजकल कोरोना के बाद ये काफ़ी चर्चा में रहा है, जो फार्मास्यूटिकल्स है उसमें भारत टॉप पर है, बिल्कुल टॉप पर है, लेकिन इसका स्थान क्या है, 5वां में ओवरऑल में। ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में 6ठे स्थान पर है। वही अगर हम बात करें आयात का, तो हम लोग सबसे ज़्यादा तेल आयात करते हैं, यानी पेट्रोलियम और खनिज तेल, उसके बाद इलेक्ट्रिक उत्पाद, उसके बाद कोयला, मशीनरी, स्वर्ण, ये सब है। नेक्स्ट, अब एक और नेक्स्ट है कि कोची में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का शुभारंभ हुआ। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट यही है, इसका उद्घाटन किसने किया, मोदी जी ने किया, और ये देश का पहला है। कहाँ किया गया, कोची है। कोची कहाँ में, केरल में। चलिए नेक्स्ट खबर देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व के अरबपति की सूची। ठीक है। अरबपति की सूची की बात की जाए तो पहले ओवरऑल दुनिया में सब कितना अरबपति है, तो दुनिया में टोटल 2023 का आंकड़े के अनुसार 2640 है। ठीक है। जबकि भारत में 169 है, भारत में 169 है। ठीक है। अब रैंक देखते हैं। टॉप पर कौन है, बर्नार्ड अर्नॉल्ट है, जो फ्रांस का है। ठीक है। इसकी परिसंपत्ति कितना है, 211 अरब डॉलर। जबकि दूसरे नंबर पर कौन है, एलोन मस्क, टेस्ला के और स्पेस एक्स के, ट्विटर के भी हेड है, ये मतलब मालिक है। और भारत का कौन है टॉप 10 में, तो मात्र एक है, जो कौन है, रिलायंस इंडस्ट्री और विविधता, रिलायंस से रिलेटेड है। तो टॉप 10 में एकमात्र जिसका स्थान 9 है। और इनका संपत्ति की बात की जाए तो 83.4 अरब डॉलर है। वही भारत के टॉप शीर्ष की बात की जाए तो भारत में अंबानी जी हैं ही, उसके अलावा दूसरा नंबर पर है अडानी जी, तीसरा नंबर पर शिव नडार। वही अगर टॉप 10 में अगर एकमात्र महिला है, वो कौन है, सावित्री जिंदल। ठीक है। ओपी जिंदल समूह के हैं, और इनका स्थान ओवरऑल में 94 है। परिसंपत्ति की बात की जाए तो इनका परिसंपत्ति है 17.7। ठीक है। नेक्स्ट, वही बात की जाए ओवरऑल में विश्व में टॉप पर अरबपति की सूची टॉप पर कौन है, यूएसए है। दूसरा स्थान पर कौन है, चाइना है। तीसरा स्थान पर कौन है, अपन इंडिया क्या है, 3rd स्थान पर है। नेक्स्ट क्या है कि मोबाइल फ़ोन और कंपोनेंट्स के आयात पर ऊंचे कर लगाने के मामले में विश्व व्यापार इन WTO ने भारत के प्रतिकूल फैसला। एक्चुअली हुआ ये था कि 2017 में ठीक है, जैसे कि कौन कौन देश था, तो यूरोपीय यूनियन, जापान, ताइवान ने शिकायत किया था कि भारत अपना जो आयात है, जो इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल के सामान पे, उसको बढ़ा दिया, बिल्कुल बढ़ा दिया था। चलिए 6% के आसपास से कितना है, तो 7.5% से 20% कर देता। इसी को लेकर बोला WTO बोला भारत उसके निर्णय को, मतलब इसके नियम को फॉलो अच्छे से नहीं कर रहा है। बस छोटा सा न्यूज़ था, तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। जी हाँ, ये किसका रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 23 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया। ठीक है। स्टेट ऑफ द पॉपुलेशन इंडेक्स रिपोर्ट कब जारी किया गया था, जो 19 अप्रैल 2000, डेट भी याद कर लीजिए चूँकि इसी दिन दुनिया का प्रथम स्थान हासिल किया है। 19 अप्रैल 2023। ठीक है। अब इसमें और जो फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको चलिए देखते हैं। भारत 142.9 करोड़ लोगों के साथ टॉप पर है। ठीक है। वही बात करें
दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर दूसरा भारत 2050 तक 167 करोड़ लोग हो जाएगा भारत में, जबकि चीन में घटेगा। एक चीज़ और यहाँ पे मार्क करने वाली पॉइंट है कि इस टॉप जो 5 कंट्रीज है, 5 कंट्रीज, उसमें चीन एकलौता देश है जिसका क्या होगा, पॉपुलेशन घटेगा। बाकी अमेरिका अभी 34 है, बाद में और बढ़ जाएगा, ठीक है। इंडोनेशिया और बढ़ेगा, मतलब अमेरिका कोई भी देश में सिर्फ और सिर्फ क्या है, चीन का घटेगा, बाकी सबका बढ़ेगा। तभी टॉप 5 कौन कौन है, तो टॉप 1 2 सबको याद है, लेकिन आपको हो सकता है 4-5 दे दे या टॉप 3 पूछ दे। तो अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कौन कौन है, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ठीक है। और बाद में अमेरिका को सर पास कर देगा कौन, यानी पास कर जाएगा अमेरिका से ऊपर आगे कौन, नाइजीरिया। फिर अमेरिका आ जाएगा चौथा और पाकिस्तान रहेगा 6ठे स्थान पे, ठीक है। कुछ और फैक्ट है, जैसे कि ये भारत 2050 तक कितना हो जाएगा, 9.7 ओवरऑल, ठीक है, 9.7 अरब डॉलर ओवरऑल, और 2100 में पूरे दुनिया का हो जाएगा 10.7 अरब डॉलर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। जैसे कि इसमें देखते हैं क्या क्या है। एक तो यही है फुल फॉर्म, हालांकि बीपीएससी आजकल नहीं पूछता, लेकिन पहले पूछता था। क्या है CEP, ये है क्या, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये चर्चा में क्यों रहा, चर्चा में इसलिए रहा कि अभी हाल ही में, मतलब 1 मई 2023 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका एक साल पूरा हो गया। और जस्ट कुछ मंथ पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। किसके बीच, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में था। दूसरा है पूरे देश के आम नागरिक, ये चर्चा में क्यों था, ये चूंकि 2023 में इसका 5वां चरण स्टार्ट हो गया है। सवाल स्टार्ट कब हुआ था, 2016 में ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, ये खबर है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स, इससे इंपॉर्टेंट क्या है, जो स्पाइस जेट के चेयरपर्सन थे अजय सिंह उद्योग व्यापार यानी एसोचैम के चेयरपर्सन बने। कौन, अजय सिंह, किसका बने, एसोचैम का, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि एसोचैम के अध्यक्ष श्री अजय सिंह ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के भी उपाध्यक्ष, यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तो अध्यक्ष है और अंतर्राष्ट्रीय के उपाध्यक्ष है, ये खबर है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है तो LIC से, LIC अभी कौन है, जीमा बीमा के चेयरपर्सन कौन बने हैं, तो सिद्धार्थ मोहंती। कौन है, सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष कौन है, तो AK मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। कौन बने, कौन, परमाणु ऊर्जा ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ये बार क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। ये मतलब 1 मई से कार्यभार संभालेंगे। ये किनके स्थान पर आए हैं, तो ये जो स्थान पर आए हैं, किसके स्थान पे, तो KN व्यास जी के स्थान पर आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ पुरस्कार है, जैसे चमेली देवी पुरस्कार, ये किसे मिला है, तो न्यूज 1 मिनट के सह संस्थापक प्रधान संपादक धन राजेंद्रन को पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये पुरस्कार कब से शुरू हुआ है, तो 1980 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ये किसे मिला है, तो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता व सामाजिक कार्यकर्ता दत्तात्रेय नारायण को, ठीक है। किसको मिला, दत्तात्रेय नारायण को मिला है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, ये 2022 के लिए मिला है, अप्पा साहिब धर्माधिकारी जो सामाजिक कार्यकर्ता थे 22 के लिए। नेक्स्ट क्या है, सरस्वती, ये जो KK बिरला फाउंडेशन द्वारा 3 पुरस्कार दिया जाता है, सरस्वती व्यास और साहित्य, ये राजस्थानी वाला बिहारी पुरस्कार जो राजस्थानी को मिलता है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला क्या देखते हैं, तो सबसे पहला जो सरस्वती सम्मान किसको मिला है, तो तमिल लेखिका, तमिल भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार शिव शंकरी को मिला है। 2019 में उनका जो उपन्यास था कौन, सूर्यवंशम को लिए मिला है, ठीक है। आपको याद कैसे रखना है, उनका जो याद कैसे रखना है, जैसे ये देख लिए, इसका नाम क्या है, शिव शंकर जी, ठीक है। उनका जो कृति का नाम है कौन, तो सूर्यवंशम, यानी शिव जी सूर्य जी के पास गए, ठीक है। सरस्वती जी हैं, मतलब शिव जी सरस्वती जी के पास गए सम्मान के लिए, सरस्वती जी बोले सूर्यवंशम, मतलब सूर्यवंशम को मिलेगा। इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं। और पुरस्कार राशि कितना है, जो पुरस्कार राशि है वो 15 लाख है। और इस बार कितने नंबर का था, तो 32 नंबर का, यानी 2022 का जो था वो 32वें नंबर का था, यानी जितना साल है उससे 10 अधिक मतलब नंबर है। दूसरा कौन है,
दूसरा देखते हैं सरस्वती सम्मान पहला किसको मिला था, तो 1991 में किसको मिला था, हरिवंश राय बच्चन को आत्मकथा हिंदी के लिए, ठीक है। और अंतिम किसको मिला है, तो शिव शंकरी जी को सूर्यवंशम जो तमिल का है, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, व्यास सम्मान, ये भी 32वें नंबर का है, ठीक है। किसको मिला है, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को, ठीक है। और उसका उपन्यास कौन है, पागलखाना के लिए, ठीक है। और पुरस्कार राशि कितना है, तो 4 लाख, पुरस्कार राशि कितना है, 4 लाख, ठीक है। नेक्स्ट है बिहारी पुरस्कार, ये किसको मिलता है, हिंदी और राजस्थानी लेखक को और मिलता है, ठीक है। इसका पुरस्कार राशि कितना है, 2.5 लाख, लेकिन मिला इस बार किसको है, जो मिला है तो साहित्यिक आलोचक है, नाम क्या है, डॉक्टर माधव हंडा को, ठीक है। 2015 में उनका साहित्यिक पुस्तक आया था कौन, पंचरंग चोला पहन सखी रे, क्या है, पचरंग चोला, फिर से देख लीजिए, पचरंग चोला पहाड़ सखी रे, ये इसके लिए मिला था, ठीक है। नेक्स्ट कुछ खेल से रिलेटेड है, तो इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स, आप ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया, आप वहाँ से देख के प्राप्त कर सकते हैं, बाकी डिटेल भी देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बीपीएससी रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कीजिए, डिटेल प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक आपको दिया जाएगा। शुक्रिया फ्रेंड्स एंड जय हिंद।